नमस्कार, मैं हूं मेजर जनरल डॉक्टर CK जखमोला और मैं यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में जो संजय नगर में है, मैं उसमें डायरेक्टर GI सर्जरी और ऑन्को GI सर्जरी हूं। आज हम बात करेंगे पेट के कैंसर, खासकर स्टमक के कैंसर के बारे में। स्टमक एक खाने की नली होती है जिसमें कि जब हम खाना खाते हैं तो फूड पाइप से जा कर के उसमें कम से कम 4 से 6 घंटे तक उस थैली में रहता है। उस थैली को हम बोलते हैं स्टमक, और वहाँ पे फूड को चर्न किया जाता है, उसको पीसा जाता है और फिर धीरे धीरे वो आगे जा कर के वो जाता है उससे पाचन के लिए। तो जो स्टमक का कैंसर है ये वैसे तो बहुत कॉमन है जापान और चाइना और साउथ कोरिया और कोरिया इस तरफ, मगर हिंदुस्तान में भी काफ़ी, खासकर जो सब हिमालयन और हिमालयन बेल्ट है वहाँ पर जो है स्टमक कैंसर काफ़ी है। और इसके जो मुख्य कारण हैं, पहली बात तो मैं बताऊं कि ये जो होता है 50 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में होता है अधिकतर, मगर उससे कम उम्र के लोगों में भी हो सकता है। और थोड़ा फीमेल्स में ज़्यादा होता है, जिनका ब्लड ग्रुप A होता है उनमें ज़्यादा होता है, और जिनमें हेरिडिटरी यानी कि जिनके माँ पिताजी या दादा दादी में होता है तो उनमें चांस ज़्यादा होते हैं। और इसके जो रिस्क फैक्टर हैं उसमें सबसे एक तो हम बोलते हैं H. पाइलोरी इन्फेक्शन, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, जो कि एक किस्म का बैक्टीरिया है जो कि हिंदुस्तान में काफ़ी कॉमन है। करीब 70 से 80% हिंदुस्तान के लोगों में इस बैक्टीरिया का प्रकोप है, और ये अधिकतर लोग इसमें एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी उनको कोई सिम्टम नहीं होता, मगर करीब 10 से 15% लोगों में सिम्टम होते हैं। और कैंसर भी उसमें एक कॉज है, स्टमक का कैंसर। दूसरा जो है अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग और टोबैको, जो धुआं रहित तंबाकू है, या गुटखा, पान, सुपारी और अल्कोहल, शराब, ये जो है इसका कारण है। और वो लोग जिनकी की डाइट में स्मोक्ड फूड, जैसे कि जिनको कि हम जैसे तंदूर बोलते हैं, या इस तरह के जो स्मोक में बनाए जाते हैं, स्मोक और आग में, जैसे बारबेक्यू टाइप, इसको ये बारबेक्यू, हाँ यस बारबेक्यू। और जिस खाने में ज़्यादा सॉल्ट होता है, जैसे कि जो ज़्यादा सॉल्टेड होते हैं, कुछ खास किस्म के फ्रोजन फूड्स होते हैं, और कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं फूड्स में और इनको रखा जाता है हाई सॉल्ट कंटेंट के साथ, तो वो भी इसका एक कारण बताया जाता है। और मेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है फीमेल्स की बजाय। और ओबेसिटी भी एक कारण इसका बताया गया है कि ओबेसिटी भी एक रिस्क है स्टमक कैंसर के लिए। तो क्या क्या सिम्टम हैं जब हमें इस चीज़ के लिए सजग होना चाहिए कि स्टमक का कैंसर हो सकता है, उनमें है जैसे कि आपको पेट में दर्द रहना, एसिडिटी, डकार जो पहले नहीं था, या रिसेंटली जिसका एक आपको एसिडिटी तो होती थी पर वो एसिडिटी अब बदल गई है, दूसरे ढंग से होने लग गई है, उसका पेन का तरीका बदल गया है, और आपको महसूस हो रहा है कि ये उस तरह की एसिडिटी और डकारें नहीं थी जो पहले हो रही थी, या उस तरह का हार्ट बर्न नहीं है, उस तरह का दर्द नहीं जैसे पहले होता था मेरे को। अगर वो चेंज हुआ है कुछ उसमें, तो आपको स्टमक कैंसर के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरा ये है कि कभी खून की उल्टी हो सकती है, या बिल्कुल काले रंग की टट्टी हो सकती है, और कुछ एडवांस केसेस में तो लोगों का क्या हो, एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। और तब जाके पता लगता है कि जब आप खून के एनीमिया का कॉज ढूंढते हैं कि क्या है, तो तब पता चलता है कि स्टमक में वो कैंसर था और वहाँ से रक्त का स्राव हो रहा था, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो गया। दूसरा वीकनेस, कई बार वीकनेस किस तरह से आता है आदमी, क्योंकि एनीमिया हो जाता है तो वीकनेस होती है, सांस फूलने लगती है, तो उस वजह से भी फिर आपको पता चलता है कि स्टमक में कैंसर था। वेट लॉस यानी कि वजन का कम होना, अनइंटेंशनल वेट लॉस, आप नहीं चाहते हो कि वजन कम हो पर कम हो रहा है, और भूख न लगना, और जल्दी से आपका पेट भर जाना, यानी कि आप पहले 4 रोटी खाते थे और अब 2 रोटी या 1 रोटी में आपका एकदम से पेट भरने लग गया है, तो ये टाइम है जब आपको सोचना चाहिए कि कहीं आपको स्टमक कैंसर तो नहीं। या बिल्कुल काले रंग की टट्टी आना, बिल्कुल कोयले की तरह काले रंग की टट्टी आना, तो ये सब जो है लक्षण है स्टमक कैंसर के। और
आपको खासकर अगर आपके फैमिली में किसी को हुआ है, आपके माँ जी, पिताजी, दादा दादी में, तो आपको फिर तो अपनी जांच कराती रहना चाहिए नियमित, ये देखने के लिए कि आपको स्टमक का कैंसर तो नहीं है। जो जांचों में मुख्य जांचें हैं इसमें जो है वो अपर जीआई एंडोस्कोपी हम बोलते हैं, यानी कि मुंह के रास्ते हम एक दूरबीन डालते हैं और फिर वहाँ देखते हैं कि स्टमक के अंदर जो है कोई गांठ तो नहीं है या कोई उसका रास्ता तो छोटा नहीं हो गया। क्योंकि कई बार एक सिम्टम ये भी होता है कि आदमी उल्टियों के साथ आता है, यानी कि खाना खाया और खाना खाने के बाद करीब 3 से 4 घंटे या 6 घंटे के बाद, और कई बार शाम को जो है वो खाना उल्टी आता है और उसमें जो है अनपचा हुआ खाना आता है, स्टेल फूड जिसको हम बोलते हैं। अगर ये सिम्टम भी अगर आपको हैं कि आपको खाना खाने के 8-10 घंटे के बाद उल्टी आती है और उसमें अनपचा हुआ खाना आता है, और तो भी आपको स्टमक कैंसर के बारे में सोचना चाहिए। और एक चीज़ और है कि कई बार वो इतना बड़ा हो जाता है कि यहाँ पे जो है आपको एक लंप महसूस होता है, पेट के ऊपर एक सूजन महसूस होती है, तो वो भी एक स्टमक कैंसर का लक्षण है। तो मैं बता रहा था आपको अपर जीआई एंडोस्कोपी के बारे में कि एक दूरबीन हम डालते हैं और दूरबीन के द्वारा देखते हैं कि उसके अंदर कोई घाव तो नहीं हो गया है। कई बार गांठ नहीं होती, घाव होता है। तो अगर घाव है जिसको कि हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, तो हम फिर उसकी जो है बायोप्सी लेते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी से, यानी दूरबीन से जो हम मुंह के रास्ते डालते हैं उसकी बायोप्सी लेते हैं और उसकी कम से कम 6-8 बायोप्सी लेकर के फिर हम वो भेजते हैं। और फिर जब उस बायोप्सी की रिपोर्ट में अगर आ गया कैंसर तो फिर तो इलाज हो ही जाता है। पर कई बार उसमें बायोप्सी में रिपोर्ट में नहीं आता है और फिर आप जो है उनको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, कुछ दवाइयाँ हैं जैसे ओमिप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल, इनकी थोड़ा हाई डोज हम देते हैं और कम से कम 4 से 6 हफ्ते तक हम देते हैं और फिर देखते हैं कि वो घाव भरा कि नहीं। अगर बायोप्सी में आ गया पहले तब तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कैंसर है ही है। पर सपोजिंगली बायोप्सी में आपका नहीं आया कैंसर, तो फिर हम दवाई देते हैं और दवाई के बाद देखते हैं कि ये घाव भरा कि नहीं। अगर घाव भर गया है तो इसका मतलब ये सिंपल गैस्ट्रिक कैंसर था जो कि आपकी दवाइयों को रिस्पॉन्ड कर गया है। पर अगर ये घाव फिर भी नहीं भरा है, 4 से 6 हफ्ते की जो आपने दवाइयाँ दी हैं प्रोटॉन पंप ब्लॉकर, तो फिर हम एक रिपीट बायोप्सी करते हैं और देखते हैं कि ये इसमें कैंसरस चेंजेस हैं कि नहीं। एक और इन्वेस्टिगेशन जो कराया जाता है वो है CT एब्डोमेन, CT स्कैन। उसमें भी हमें पता लगता है कि स्टमक का कितना पार्ट जो है कैंसर से इन्वॉल्व है और वो के स्टमक के अंदर ही है या उसके बाहर भी चला गया है। उसमें कुछ लिम्फ नोड्स जिनको हम बोलते हैं, छोटी छोटी जो हैं वो लिम्फ नोड्स होती हैं कि वो भी इन्वॉल्व हैं और इधर उधर कहीं वो फैल तो नहीं गया है आगे, कहीं पेट में पानी तो नहीं भर गया है। ये सब हमें CT स्कैन से पता लगता है। या वो लीवर में तो नहीं चला गया है, क्योंकि जब स्टमक का कैंसर होता है तो फैलता है तो वो पेट के अंदर फैलता है और फिर लीवर में जाता है और फिर वहाँ से लंग और फिर सभी जगह जा सकता है, जैसे कि बोन में, आपके ब्रेन में, इन सब जगहों पे जा सकता है। तो इसके लिए CT स्कैन कराना पड़ता है। और एक चीज़ है PET CT स्कैन जिसको हम बोलते हैं। वैसे PET CT स्कैन की जो इसमें रोल है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट कुछ लोग वो कराते हैं PET CT स्कैन। उससे हमें पता चलता है कि बीमारी पेट के अलावा और कहाँ कहाँ फैल गई है। तो ये जांचें कराने के बाद फिर हम जो है इसका देखते हैं कि क्या ये ऑपरेशन से ही ठीक हो जाएगा या पहले हमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक ब्रेकीथेरेपी भी देते हैं, उसमें एक रेडियोथेरेपी का टाइप है वो हम देते हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं कि वो ऑपरेशन लायक हो गया है तो फिर ऑपरेशन कर देते हैं। कई बार पहले ही ऑपरेशन कर देते हैं और फिर बाद में हम कीमोथेरेपी देते हैं। तो स्टमक कैंसर जो है वो अगर पता लग जाए पहले तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका। जैसे कि जापान, चाइना में तो वहाँ तो 35 साल के बाद वो वैसे ही एंडोस्कोपी करते हैं हर एक की और रेगुलर इंटरवल पे करते रहते हैं, तो उनको पता, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा होती हैं ये चीज़ें, तो वहाँ पे 35 साल के बाद वो लोग ये एंडोस्कोपी की जांच करते रहते हैं। तो वहाँ पे जो है अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, यानी कि बहुत पहले पता लग जाता है, तो वहाँ पे रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जबकि हिंदुस्तान में यूजुअली
लोग बहुत लेट आते हैं, वो सांस फूलने लगी एनीमिया की वजह से, या यहाँ पे पेट में सूजन हो गई उसकी वजह से आते हैं, या जब उल्टियाँ होने लग गई यानी कि उनको खाना का रास्ता बंद हो गया स्टमक का, जिसको कि हम गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, वो उस स्टेज में आते हैं। या फिर जब खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं या बिल्कुल काले रंग की टट्टी आने लगती है, तो इस तरह से हमारे यहाँ यूजुअली लेट आते हैं। तो लेट आने पे जो है उसके रिज़ल्ट भी उतने अच्छे नहीं होते हैं जितना कि अर्ली डिटेक्शन में और अर्ली ट्रीटमेंट में होता है। तो मेरी आप सब लोगों से ये प्रार्थना है कि एक तो अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखें, रोज़ एक्सरसाइज करें, अपने आहार में आप हरी सब्जियां, फल, सलाद ये ज़रूर खाएं और रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। सॉल्ट वाली चीज़ें कम खाएं, खासकर जो प्रिजर्वेटिव हैं जिन खानों में, जो हाई सॉल्ट कंटेंट है, जो स्मोक्ड फूड है, इसका कंजम्पशन आप कम करें। अल्कोहल बिल्कुल न लें और स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए अगर आपको सही लाइफ स्टाइल चाहिए। और अपना वेट जो है आप नॉर्मल रखें, बहुत ज़्यादा वेट होने पे भी स्टमक कैंसर हो जाता है। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार।